हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और आप इस वक्त हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यहां पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस सीरीज में मैंने मैट्रिक्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट था उसको समझ लिया था। आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है हम लोगों ने ये भी समझ लिया था। और इससे रिलेटेड एक थ्योरम है कैले हैमिल्टन थ्योरम, है ना। उस थ्योरम को हमने समझा क्या होती है और किस तरीके से हम उस थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने कुछ कर ली थी। आज हम लोग किस तरीके से आइगन वेक्टर्स इवेल्युएट कर सकते हैं और यूजिंग द आइगन वेक्टर्स हम कैसे अपनी गिवन मैट्रिक्स को एक सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स के एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर शो कर सकते हैं। तो आज हम ये दोनों टॉपिक एक साथ कवर करेंगे, आइगन वेक्टर वाला टॉपिक भी और डायगोनलाइजेशन वाला टॉपिक भी। ठीक है, तो जो डायगोनलाइजेशन वाला टॉपिक है वो रिलेटेड टू आइगन वेक्टर ही है। और जो कल हम लोगों ने किया था कैले हैमिल्टन थ्योरम और आइगन वैल्यूज वाला, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिलेटेड था। तो वो दोनों टॉपिक हम लोगों ने एक साथ में कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम जो गिवन मैट्रिक्स है इसके लिए आइगन वेक्टर्स ऑब्टेन करेंगे और फिर उन आइगन वेक्टर से हम लोग किस तरीके से इस मैट्रिक्स को एक सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स के दिखा सकते हैं कि मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो किसी एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइगन वेक्टर्स ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगी? आइगन वैल्यूज निकलेंगी बाय द सॉल्यूशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is given by the determinant of a minus lambda I equal to 0। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए के डायगोनल से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देना है और फिर उसके डिटर्मिनेंट को हमें क्या कर देना है, इक्वल टू 0 रख देना है। तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई मतलब 4 माइनस लैम्डा 1 2 एंड 3 माइनस लैम्डा एंड दिस डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट मतलब 4 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 7 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे ऑब्टेन किया हमने, मैट्रिक्स ए से डायगोनल से लैम्डा सब्ट्रैक्ट किया और इसके डिटर्मिनेंट को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, यानी यहां से जो हमें रूट्स मिलेंगे वो इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू की तरह वर्क करेंगे। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसको फैक्टराइज कर लेंगे so it will be lambda minus 2 and lambda minus 5 equal to 0। तो यहां से हमको दो आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी 2 and 5। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दो आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2 और लैम्डा इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहां पे जो हमें आइगन वैल्यूज मिली हैं इनके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे। जो हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज मिली हैं, जो आइगन वैल्यूज मिली हैं फॉर ईच, है ना, आइगन वैल्यू वी विल हैव अ आइगन वेक्टर। ठीक है, तो देखिए जरा कैसे हम लोग निकालेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें ए गिवन है, ठीक है, और एक स्केलर लैम्डा हमको गिवन है, तो यहाँ पे क्या हमको गिवन है, लैम्डा भी गिवन है और ए भी गिवन है। तो हमने कहा था लेट x1 बी अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट, ठीक है, हम मान लेते हैं कि x1 जो हमारा नॉन जीरो वेक्टर है वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इस 2 को मान लेते हैं कि ये लैम्डा 1 है और 5 को मान लेते हैं कि लैम्डा 2 है। तो क्या सेटिस्फाई करेगा, ए x1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 x1, है ना, ए x1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 x1। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए माइनस लैम्डा 1 आई x1 इक्वल टू 0, है ना, a माइनस लैम्डा 1 आई x1 इक्वल टू 0। तो हम क्या करने वाले हैं, अब a से लैम्डा 1 की वैल्यू रख दें
तो ये हो जाएगा a माइनस 2i x1 इक्वल टू 0। अब इस A मैट्रिक्स के डायगोनल से हम 2 सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। इस A मैट्रिक्स के डायगोनल से 2 सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 1 2 1, और x1 को हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं x1 y1, और ये इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, बेसिकली देखो हम ये प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं, हम इस नॉन जीरो आइगन वेक्टर को ऑब्टेन करने जा रहे हैं। ये जो नॉन जीरो आइगन वेक्टर आएगा यही हमारा क्या होगा, नॉन जीरो जो वेक्टर आएगा यही हमारा आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, हम इस जो नॉन जीरो वेक्टर को ऑब्टेन करने जा रहे हैं यही हमारा आइगन वेक्टर होगा। तो अब यहाँ पे देखो ये होमोजीनियस सिस्टम बन गया, होमोजीनियस सिस्टम बन गया, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक से देखें तो सिर्फ सिंगल इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, y1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक ही इक्वेशन है तो, और इसको लीड कर रहा है फर्स्ट वेरिएबल मतलब x1। तो दूसरा वेरिएबल जो हमारा है वो हो गया फ्री वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, फ्री हो गया। तो हम लेट कर लेंगे y1 इज इक्वल टू k1। ठीक है, y1 यहां पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, x1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस k1/2। y1 को हमने k1 लेट कर लिया, ठीक है, और यहां से x1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली माइनस k1/2। ठीक, तो अब हमारा अगर हम वेक्टर x1 की बात करें, किसकी बात करें, वेक्टर x1 की बात करें, तो x1 इज इक्वल टू हमने लेट किया था x1 y1 को, और x1 हमारा आ गया कितना, माइनस k1/2, और y1 हमारा आ गया k1। ठीक है, ये हमारा एक आइगन वेक्टर आ गया रिलेटेड टू द आइगन वैल्यू λ1 इज इक्वल टू 2। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे फॉर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, k1 की कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे 1, चाहो तो 2 भी लेट सकते हैं, तो हम फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है इसको रिमूव कर पाएंगे, k1 इज इक्वल टू 2। तो हमारा एक आइगन वेक्टर आ गया x1 इज इक्वल टू -1 और ये 2। ठीक है, तो x1 क्या हो जाएगा, बी द आइगन वेक्टर corresponding to eigenvalue λ1, λ1 मतलब 2। ठीक है, तो ये अभी क्या किया हमने, एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया। अब हमारे पास क्या है, दूसरी आइगन वैल्यू भी है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इस जो हमने रिजल्ट आया इसको हम यहां लिख ले रहे हैं, x1 इक्वल टू हमारा आ गया -1 और ये 2 आ गया। ठीक है, और जो हम लोगों ने लैम्डा निकाले हैं, λ1 2 था और λ2 हमारा 5 था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू λ2 इज इक्वल टू 5। चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से लेट करेंगे, लेट x2 बी द आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू λ2 इज इक्वल टू 5, है ना। हमने मान लिया कि जो हमारा x2 आइगन वेक्टर है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, आइगन वैल्यू λ2 इज इक्वल टू 5 के। अगर ये हमारी आइगन वैल्यू और ये आइगन वेक्टर है तो ये किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे ax2 इज इक्वल टू 5x2 यानी λ2x2। तो यहां से क्या आ जाएगा, a माइनस 5i x2 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से वही प्रोसीजर, हम क्या करेंगे, a के डायगोनल से 5 माइनस कर देंगे। तो जब a के डायगोनल से हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 1 2 और -2, और यहां पे क्या आएगा, x2 को कोई वेक्टर मान लेते हैं, x2 y2। ठीक है, और ये आ गया इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया हमारा। ठीक, फिर से होमोजीनियस सिस्टम बन गया, और ये होमोजीनियस सिस्टम क्या कर रहा है, सिंगल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लो, अगर इसमें -2 से मल्टीप्लाई करा दें तो दोनों सेम इक्वेशन, तो हम एक ही इक्वेशन लिख लेते हैं, -x2 + y2 = 0। दूसरी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों डिपेंडेंट है।
अब यहाँ पे भी देखो इसको इक्वेशन को x2 लीड कर रहा है, y2 हमारा फिर से फ्री हो गया, तो लेट कर लेते हैं y2 इज इक्वल टू k2, है ना। तो y2 इज इक्वल टू अगर k2 हो जाएगा तो x2 इज इक्वल टू भी हमारा क्या आ जाएगा, k2 आ जाएगा। y2 अगर हमने k2 लेट किया है तो x2 भी क्या आ जाएगा, k2 आ जाएगा। तो हमारा आइगन वेक्टर अगर हम x2 की बात करें तो x2 हमारा क्या है, ये x2 by 2 का कलेक्शन है, और x2 by 2 हमारा k2 और k2 ही आ रहा है। तो हम क्या करें यहाँ पे फॉर कन्वीनियंस, यहाँ पे k2 की वैल्यू 1 अगर लेट कर लें तो ये हमारा 1, 1 आ जाएगा एक आइगन वेक्टर। तो हमारा जो दूसरा आइगन वेक्टर है x2 वो आ गया 1, 1। ठीक है, तो ये यहां पर हमारी पहली प्रॉब्लम होती है कंप्लीट। पहली प्रॉब्लम का मतलब फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। हमने आइगन वैल्यूज भी ऑब्टेन कर ली 2, 5, और करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यूज हमने आइगन वेक्टर्स भी ऑब्टेन कर लिए x1, x2। ठीक है, ये हमारा काम जो था इतना कंप्लीट हो गया। अब इसी में क्वेश्चन अगर और आगे बढ़ेगा तो वो कहेंगे फाइंड अ सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स टू द गिवन मैट्रिक्स ए। मतलब इस गिवन मैट्रिक्स ए के हमें क्या चाहिए, सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए। ठीक, अब यहां पे वर्ड जो हमने सिमिलर यूज किया है इसका भी मतलब समझ लो कि कैसे हम कहेंगे कि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं वो सिमिलर है ना। ये जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं इससे हमें इक्विवेलेंस मिलता है ना, मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू, है ना। अगर हम सिमिलर की बात करें तो सिमिलर की मतलब होता है ए एंड बी आर सिमिलर। ठीक है, इट इज सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that, ठीक है, such that B can be obtained by the P inverse AP, by the transformation P inverse AP। ठीक है, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि वो सिमिलर है, इसका मतलब है कि एक ऐसी नॉन सिमिलर या इनवर्टिबल मैट्रिक्स जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी जिससे हम क्या कर सकते हैं कि उसका यूज करके हम एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहा जा रहा है, सिमिलर मैट्रिक्स कहा जा रहा है। अब अगर यहां पे बात की जाएगी सिमिलर मैट्रिक्स टू द गिवन मैट्रिक्स, सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स टू द गिवन मैट्रिक्स, इसका मतलब अगर D कोई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है तो एक हमें नॉन सिमिलर मैट्रिक्स ऐसी P चाहिए जिसको इसके साथ अगर हम ऑपरेट कराएं तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाए। ये मैट्रिक्स कैसी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो डायगोनलाइजेशन का मतलब ये है कि हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स A को, ठीक है, एक सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स के दिखाना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो मैट्रिक्स A है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है। एंड द प्रोसीजर जो हम यूज करते हैं इसको डायगोनल के सिमिलर दिखाने के लिए, वो प्रोसीजर होता है डायगोनलाइजेशन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप लोग कि क्या मतलब है। मतलब ये है कि अब हमें देखो, अगर इसको हमें किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर दिखाना है तो मतलब बचा क्या, हमें ये P मैट्रिक्स ऑब्टेन करनी है। हमें क्या करना है, P मैट्रिक्स ऑब्टेन करनी है। अगर P मैट्रिक्स हमने ऑब्टेन कर ली तो हम P इनवर्स AP का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो ऑलरेडी डायगोनल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं हम लोग भाई कि किस तरीके से इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। हमें अब बेसिकली क्या फाइंड करना है, हमें मैट्रिक्स P ऑब्टेन करनी है। देखो, तो सबसे पहला केस तो ये है कि अगर हमने जो आइगन वेक्टर ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, हमने क्या किया, जो आइगन वेक्टर ऑब्टेन किए हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मैट्रिक्स हमारी कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 की है। अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स से हमें दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, तो जो मैट्रिक्स हमारी ए होगी वो डायगोनलाइजेबल होगी, मतलब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी गिवन मैट्रिक्स ए से दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स होगी इसको हम एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर लिख सकते हैं। अगर जैसे हमने यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ली है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर चाहिए होंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड ना हो। ठीक, ये कैसे चेक करते हैं वो हमने पहले ही तुमको बताया हुआ है कि
डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस वाला वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से हम वेक्टर्स की डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेक करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारी ए जो है वो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है और हमें 2 आइगन वेक्टर मिलना है, ठीक है। तो हमारी जो मैट्रिक्स पी होगी, द मॉडल मैट्रिक्स पी, इसको मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं, द मॉडल मैट्रिक्स पी, ठीक है, विल बी गिवन बाई, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारे आइगन वेक्टर आए हैं उनको एज अ कॉलम वेक्टर हम यहाँ पे सेट कर लेंगे अपने, ठीक है। हमारी मॉडल मैट्रिक्स पी बन गई। पी कहां से बनेगी, आइगन वेक्टर से। अब देखो पी तो मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, पी इनवर्स चाहिए। हमको क्या चाहिए, पी इनवर्स चाहिए। तो पी इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 2/2 का जब पी इनवर्स निकालना होता है तो पहले तो उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, -1 -2 कितना आ गया, -3। डिटरमिनेंट से इसको डिवाइड करा दो, डिटरमिनेंट से क्या करा दो, डिवाइड करा दो। फिर क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, है ना, ये 1 आ जाएगा और इसमें माइनस का साइन लगा दो और ये हो जाएगा -1। क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है और इसमें माइनस का साइन लगा देना है, बस। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो पी इनवर्स 2x2 के लिए ये सीन है, ठीक है, कि हम लोग पी इनवर्स इस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा पी इनवर्स आ गया। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है D इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। पी इनवर्स हमें पता है -1/3, 1 -1 -2 -1 है, ठीक है। ए हमें पता है 4 1 2 3 है, ठीक है। और हमारा क्या है, पी की जो वैल्यू है वो है -1 2 1 1, ठीक है। इन तीनों का जब हम लोग प्रोडक्ट कराएंगे, ठीक है, तीनों का जब प्रोडक्ट कराएंगे और इसे -3 से डिवाइड करा देंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। और किस तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी, जिसके जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो आइगन वैल्यूज होंगी। हमें जो इनका प्रोडक्ट कराने पे जो डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, वो क्या होगी, उसके डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो आइगन वैल्यूज होंगी और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो 0 होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी गिवन मैट्रिक्स ए के, ठीक है, सिमिलर एक डायगोनल मैट्रिक्स ऑब्टेन कर लेंगे यूजिंग द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। तो ये बात थी हमारे 2x2 मैट्रिक्स के लिए। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं 3x3 के लिए भी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है, और देख लेना कि अगर कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मैं बस प्रोसीजर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन जो है आप लोग खुद ही करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट मैट्रिक्स के लिए देख लेते हैं कि हमें क्या करना है, डायगोनलाइज दिस मैट्रिक्स, ठीक है, एंड हेंस फाइंड a⁴। उसके बाद हमें क्या निकालना है, a⁴ निकालना है। पहले तो हमें इसको डायगोनलाइज करना है और फिर हमें क्या करना है, a⁴ फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायगोनलाइजेशन के लिए प्रोसीजर सेम है, ठीक है। क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कैसे ऑब्टेन करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। a हमको गिवन है, हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो जब डायगोनल से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 1 माइनस लैम्डा 6 1 1 2 माइनस लैम्डा 0 एंड दिस इज 0 0 3 माइनस लैम्डा, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 माइनस लैम्डा 6 1 1 2 माइनस लैम्डा 0 0 0 3 माइनस लैम्डा। अब इसका डिटरमिनेंट ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड रो के अबाउट इसको एक्सपेंड कर लें। थर्ड रो के अबाउट क्या कर ले, इसको एक्सपेंड कर ले। तो थर्ड रो के अबाउट जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ ये टर्म बचा हमारे पास 3 माइनस लैम्डा। तो ये खत्म हुआ, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 -6। तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको।
तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 माइनस लैम्डा इन वन ब्रैकेट, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमको लैम्डा माइनस 4 और लैम्डा प्लस, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेंगे तो लैम्डा माइनस 4 और लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें 3 आइगन वैल्यूज मिल गई, लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू 4, है ना। मान लेते हैं इसको लैम्डा 1, इसको लैम्डा 2 और लैम्डा 3 इज इक्वल टू -1। ठीक बात है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लिखी, ठीक है, डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व किया, ठीक है, और इसके बाद जो हमारी क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन मैंने इसको सॉल्व किया तो हमें 3 आइगन वैल्यूज मिल गई, यानी 3 लैम्डा की वैल्यू मिल गई, ठीक है, 3, 4 और -1। तो ये हमारी 3 आइगन वैल्यूज आ गई। अब फॉर ईच आइगन वैल्यू, ठीक है, फॉर ईच आइगन वैल्यू वी विल हैव एन आइगन वेक्टर, हमें एक आइगन वेक्टर मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 आइगन वेक्टर्स भी हमको मिल जाएंगे। तो चलिए हम एक निकाल के और देख लेते हैं, फिर बाकी दो का हम एज अ रिजल्ट लिख देंगे। कैसा लिखेंगे हम लोग लिखेंगे लेट x1 बी द आइगन वेक्टर, ठीक, corresponding to lambda 1 is equal to 3। हमने यहाँ पे lambda 1 is equal to 3 लिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक ax1 is equal to 3x1 हो जाएगा, मतलब a माइनस 3i(x1) इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। इसको ट्रांसफर करके लेके आएंगे तो a माइनस 3i(x1) इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, मतलब करना ये है कि a से के डायगोनल से हमें 3 माइनस कर देना है, a के डायगोनल से हमें क्या कर देना, 3 माइनस कर देना है। तो ये -2 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 माइनस किया तो -1 हो गया, और ये 0 था, और ये 0 0 3 माइनस किया तो 0 ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे x1 को मान लेते हैं x1 y1 और ये z1, और ये हो गया इक्वल टू 0। 0 का मतलब यहाँ पे 0 कॉलम वेक्टर लिख लो, एक कॉलम ऐसे लिख लो, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। अब यहाँ देखो हमें क्या करना होता है, हमने बताया था कि हमें इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है होमोजेनियस सिस्टम का सोल्यूशन निकालने के लिए। जिन्होंने नहीं देखा है वापस देख लें, होमोजेनियस सिस्टम, सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम वाला वीडियो। क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 0 और बनाना है, यहाँ ऑलरेडी 0 बना हुआ, तो यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करा के इसको ऐड कर लेंगे। तो ये -2 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, ये हो जाएगा 0, ये -2 + 6 हो गया हमारा 4, और ये 0 + 1 हो गया हमारा 1, और ये 0 0 0, ठीक है। x1 y1 z1, और यहाँ पे हमारा 0 0 0। बस मेन सीन यहीं पे है, यहीं पे हमको समझना है कि पहली इक्वेशन को लीड कर रही हमारा ये फर्स्ट, ये लीड कर रहा है, दूसरी इक्वेशन को ये नॉन जीरो एंट्री लीड कर रही, तीसरी इक्वेशन को कोई भी नॉन जीरो एंट्री लीड नहीं कर रही है। अब जो पहली इक्वेशन में नॉन जीरो एंट्री है वो करस्पॉन्डिंग टू है x1। फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से मतलब होता है हमको पूरी इक्वेशन में बाकी कितनी भी नॉन जीरो एंट्री हो हमें से कोई मतलब नहीं है। सेकंड इक्वेशन को जो लीड कर रहा है वो है y1, थर्ड में कोई भी लीड नहीं कर रहा है, मतलब x1 को लीड करने वाला कोएफिशिएंट है, y1 को लीड करने वाला कोएफिशिएंट है, बट z1 को लीड करने वाला कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब z1 हमारा हो गया फ्री वेरिएबल। z1 हमारा कैसा हो गया, फ्री वेरिएबल हो गया। और जो ये कोएफिशिएंट लीड करते हैं ना, मतलब जिन वेरिएबल्स को लीड कर रहे हैं ये हमारे पाइवोट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अगर किसी को बढ़िया नेक्स्ट पढ़ना है, इसमें सॉम सीरीज आती है लीनियर अलजेब्रा की, उस बुक से ये सब देखेंगे आप, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला टॉपिक, तो बहुत मजेदार उन्होंने लिखा हुआ है, मजा भी आ जाएगा पढ़ के उसको, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन मैं रफ कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे देखो तो क्या हो गया, z1 को मान लेंगे k1, z1 को क्या मान लेंगे k1, क्योंकि फ्री वेरिएबल है हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। अब दूसरी इक्वेशन से आते हैं, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे प्लस का 4 था, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4y1 + z1, क्या हो जाएगा 4y1 + z1 इक्वल टू 0। z1 हमने लेट किया है k1, तो y1 आ जाएगा -k1/4। पहली इक्वेशन से आते हैं, पहली इक्वेशन में -2x1 + 6y1 + z1 इक्वल टू 0। z1 हमारा कितना है, z1 हमारा है k1 और y1 है -k1 6, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये k1/4 और प्लस k1 इक्वल टू 0। तो यहाँ जरा इसको सॉल्व कर लें, तो 4k1 - 6k1 है ना, तो ये बचा -2k1/4, तो ये -2x1
और ये इक्वल टू आ जाएगा 2k1/4, तो x1 इक्वल टू आ जाएगा -k1/4। ठीक है, तो x1 इक्वल टू भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, चलो ये रफ कर देते हैं, या 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो x1 इक्वल टू भी आ गया -k1/4। एक बार और देख लेते हैं, -2x1 + 6y1 + z1 इक्वल टू 0। z1 हमने रखा k1 और यहाँ से ये हमने रखा -6k1/4 और 2x1 हमने एज इट इज रखा, तो ये हो गया 4k1 -6 -2k1 कट जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो हमारे पास जो x1 हमारा वेक्टर था, इसको जब हम रफ कर दें, जो x1 वेक्टर हमारा था वो क्या आ गया, x1 को हमने लेट किया था x1 y1 z1। ठीक है, x1 हमारा आ गया -k1/4, ये भी -k1/4 और ये आ गया k1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, k1 को इस तरीके से कन्वीनियंट वैल्यू लेट कर लेते हैं कि ये हमारा एक मतलब एज अ होल नंबर में नंबर आ जाएगा, इंटीजर्स में आ जाएगा, तो कन्वीनियंट रहेगा। तो फॉर कन्वीनियंस हम x1 लेट कर लेते हैं, हमने k1 को मान लिया 4, तो -1 और ये 4, तो ये हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर आ गया करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू λ1 = 3। ठीक, सिमिलरली हम क्या करेंगे, λ2 = 4 और λ3 = -1 के लिए भी आइगन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो ये तुम लोग खुद से करोगे अब, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि x2 की वैल्यू क्या आएगी, x2 हमारा आ जाएगा, x2 हमारा आ जाएगा x2 हमारा आ जाएगा करस्पॉन्डिंग टू -4, λ2 = 4 के लिए हमारा आ जाएगा 210। ठीक है, और x3 हमारा आ जाएगा, x3 इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए -310 और ये 0। ठीक, तो ये 3 आइगन वेक्टर्स मिल गए हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इसको डायगोनलाइज करना है, मतलब हमें मॉडल मैट्रिक्स P बनानी है, मॉडल मैट्रिक्स P। ठीक, तो P इक्वल टू कैसे होगा, ये जो आइगन वेक्टर्स आए हैं इनको एज अ कॉलम हम लोग रख देंगे, यहाँ पे 210 और -310 रख दिया हमने। अब अगर मैट्रिक्स P हमको पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से P इनवर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, P इनवर्स भी निकाल लेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर मैट्रिक्स D भी निकाल सकते हैं, और मैट्रिक्स D हमारी क्या होगी, P इनवर्स AP होगी, और ये जो P इनवर्स AP होगी, जब हम इन सारी वैल्यूज को रख देंगे, P को, P इनवर्स को, A को मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो आइगन वैल्यूज ही होंगी। ठीक है, तो वो आइगन वैल्यूज होंगी, और ये हमारा आ जाएगा -134, और यहां सब क्या होगा, 0 ही होगा, यहां सब क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक बात है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी गिवन मैट्रिक्स ए को डायगोनलाइज कर लिया, आइगन वैल्यू निकालो, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालो, उन आइगन वेक्टर्स का जो कलेक्शन होगा वो मॉडल मैट्रिक्स बनेगा, उस मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेंगे, फिर हम ए इनवर्स एपी का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ऑटोमेटिक हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी जो कि हमारी गिवन मैट्रिक्स ए के सिमिलर होगी। ये हमारा पूरा प्रोसीजर है डायगोनलाइज करने का। इसके बाद हमें क्या करना है, a⁸ फाइंड करना है। अब प्रॉब्लम, अब बात ये आती है कि डायगोनलाइजेशन कर क्यों रहे हैं, तो उसका बेनिफिट देख लो, हम लोग क्यों डायगोनलाइजेशन कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारी जो मैट्रिक्स D है वो इक्वल टू है P इनवर्स AP के, हमें पता है हमारी जो मैट्रिक्स D है वो इक्वल है किसके, P इनवर्स AP के। यहां से अगर हम मैट्रिक्स A की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा PD P इनवर्स इक्वल टू A, मिल गया A। अब यहां से बहुत आसान है चीजों को सॉल्व करना, अगर हमें A² निकालना है, क्या निकालना है, तो मतलब क्या होता है, A इंटू A होता है, A इंटू A का मतलब हो गया PD P इनवर्स इंटू PD P इनवर्स। अब ये देखो P इनवर्स P हमारी इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, तो P इनवर्स P हो जाएगा आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा PD² P इनवर्स। तो देखो जरा यहाँ पे हमने स्क्वायर किया A का, लेकिन सिर्फ स्क्वायर किसका हुआ, D² का। ठीक, फिर अगर इसी तरीके से हम निकालना चाहें A³ निकालेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, PD³ P इनवर्स आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमें A⁸ निकालना है
तो P मैट्रिक्स हमें पता है, हम D टू पावर 8 कर देंगे और P इनवर्स भी पता है। अब D टू पावर 8 करना बहुत आसान है। D मैट्रिक्स हमारी -1 3 4, जब हम D स्क्वायर निकालेंगे यहां से तो सिंपली बस डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा 1 9 और 4, बाकी सब 0 रहेंगे। जब हमें D टू पावर 8 निकालना होगा तो क्या होगा, सिर्फ इनका पावर 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 टू पावर 8 आ जाएगा और ये 4 टू पावर 8 आ जाएगा, बाकी सब ऐसे 0 ही रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो D टू पावर 8 हमारा आ गया। ठीक है, तो यहां पे अगर ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाए तो एग्जाम में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू पावर 8 इज गिवन बाई, है ना, p d टू पावर 8 p इनवर्स, और यहां पे हम क्या करेंगे, p की वैल्यू रख देंगे, d की वैल्यू रख देंगे एंड p इनवर्स की रख देंगे। टाइम अगर हमारे पास है, कन्वीनियंट टाइम है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अगर नहीं है तो हम इसको इतना भी लिख देंगे, तब भी हमको आंसर मतलब क्वेश्चंस में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर ये बड़ा होल प्रोसीजर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे d टू पावर 8 निकालेंगे, फिर हम तीनों सब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वहां से हमें a टू पावर 8 की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ सिर्फ डायगोनलाइजेशन का यूज सिर्फ a टू पावर 8 निकालने के लिए नहीं है, हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मान लो हमें a इनवर्स निकालना है, ठीक है, या हमें या फिर हमें कोई मान लीजिए ऐसे पॉलिनोमियल हमको दिया था, मान लो ये हमें दिया था कि fx इज इक्वल टू, हमको दिया था x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और हमसे बोला गया कि f ऑफ a निकालो, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 निकालना है। ठीक, तो हम ये सब ना निकाल करके हम सीधे सीधे क्या निकाल सकते हैं, f ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा p f ऑफ d और इंटू p इनवर्स। ठीक है, तो f ऑफ b का मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ b का मतलब हो जाएगा p ऐसे ही रहेगा, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2i, यहाँ भी आई रहेगा, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी, और इंटू p इनवर्स। ठीक, अब d स्क्वायर निकालना आसान है, इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई भी और आइडेंटिटी के साथ इसको ऐड करना भी आसान है। ये सारी चीजें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू a। अगर हम a स्क्वायर निकालना होगा तो उसके कंपैरिजन में डी स्क्वायर निकालना ज्यादा आसान है, तो हम डी स्क्वायर और डी ये सब निकाल के, है ना, क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ यूज है डायगोनलाइजेशन के, और इसी के साथ जो ये मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक चल रहा था, इसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए, कुछ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी कुछ अगर टॉपिक्स रह जाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उन पर एक वीडियो जल्दी से जल्दी बना दिया जाए, है ना, और वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए। तो जो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स का यूज़ होता है ना, वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, और होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करें, है ना, और कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें इसको। जो लोग नए हैं चैनल पे, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, और प्लस जो बेल नोटिफिकेशन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड हो आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। थैंक यू।